तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश है वो है फर्स्ट पोएम से। आज के डे में हम लोग अपने फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो, पोम का नाम बताइए आप लोग जी। डस्ट ऑफ स्नो को स्टडी करेंगे। और नेम ऑफ पोएट बताएं, पोएट्स नेम बताएं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। फुल नेम बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पोएम में क्या मिलता है। आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, एकदम बिल्कुल लिखा गया फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स और स्नो मीन्स आप जानते हैं बर्फ होता है। डस्ट मीन्स स्पेशली तो धूल होता है, बट यहां के लिए आया है डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के छोटे छोटे कण। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, पार्टिकल्स मीन्स होता है कण या टुकड़े। तो जो पोम हमारी है उस पोम में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि एक छोटी चीज जिसको लोग एक तुच्छ कार्य से छोटा समझते हैं, वह भी आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। छोटी सी सतर्कता, छोटी छोटी अच्छाइयां इंसान के जीवन में कैसे चेंजिंग लाती हैं, इस पोम में हम लोग जरूर सीखेंगे। जैसे यहां पर भी वही बात है, जो पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी, इन्होंने भी इस बात को बताने की कोशिश किया है कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कैसे खुद पोएट के जीवन में चेंजिंग करते हैं और किसी के भी जीवन में अच्छी चीजें, बहुत चाहे छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, वो किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकती है। चलिए तो हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो मींस क्या हो गया था, बर्फ के छोटे छोटे कण। क्या हो गया, बर्फ के छोटे छोटे कण। आगे पोएट का नाम आपने पढ़ ही लिया है। बर्ड की बात करते हैं तो 26 मार्च 1874 में इनका जन्म होता है। ये जो जन्म और यहाँ पर बर्ड और डाइट लिखा गया है, ये थोड़ा सा आपके लिए इसलिए है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे बर्ड और डाइट के बारे में कुछ पूछ लेता है या और कुछ बायोग्राफी पूछ लेता है या कभी इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी पूछता है। ये सारी चीजें आगे आपके एग्जाम्स में आती हैं, इसे थोड़ा सा हिंट कर दिया जाता है। 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। बीच में एक पॉइंट इनका लिखा गया है, ही वाज अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट बात ये है, अमेरिकन पोएट थे तो समझ में आ ही गया था, ऑफ नेचर थे। नेचर मीन्स क्या होता है, दो चीज होता है। नेचर मीन्स होता है स्वभाव और नेचर मीन्स होता है प्रकृति। नहीं कहते हैं इस बच्चे का नेचर बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। और नेचर, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। रूसो जो फिलोसोफर थे, उन्होंने इस बात को बोला था, अगर कुछ सीखना इस दुनिया में तो प्रकृति की तरफ लौटो। मैंने आपको एक पॉइंट भी बता दिया, वो इतिहास का एक पेज है, बट यहाँ पर नेचर मीन्स क्या है, प्रकृति है। तो अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति के अमेरिकन पोएट थे, इसका मतलब नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है वन हु फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेचर, उसे बोला जाता है नेचुरलिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे पोएट्स हैं। पोएट ऑफ नेचर पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। ये इतिहास का पेज है। जब आप बहुत बड़े पैमाने पर अपनी इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगा। पोएट ऑफ नेचर मिलेगा, फादर ऑफ पोएट्री मिलेंगे,
पोएम स्टार्ट करा ना, पोएम का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है पोएट्री। पोएट्री की एक अलग से बुक भी आती है। अब तो पोएट्री को भी, पोएम्स को भी एक ही बुक में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए फादर ऑफ पोएट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर जी को। और वही फादर ऑफ पोएट्री भी है। बहुत बेहतरीन है, दोनों आप समझ गए। फिलहाल यहाँ पे अमेरिकन पोएट की बात किया गया है। पुलित्जर प्राइज, ध्यान दीजिए, एक वर्ड और सीखने का अवसर आपको मिला। पुलित्जर प्राइज एक होता है, एक पुलित्जर प्राइज होता है। यहाँ एल के स्थान पर आर होता है, पुलित्जर प्राइज मतलब दो पुरस्कार होते हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज लेवल थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, जानते हैं तो वो रिपीट हो जाए। पुलित्जर प्राइज इस दुनिया में किसी को मिलता है तो लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर मतलब ऐसे पोएम या लेसन जो लिखते हैं उनके लिए पुलित्जर प्राइज उनको मिलता है अच्छा परफॉर्मेंस करने पर। बट अगर पुलित्जर की बात करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस में मिलता है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्रकारिता। क्या आपने देखा होगा, एंकर्स होते हैं जो आप देखते हैं कि एलईडी टीवी वगैरह में आप अवसर प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं कि कोई एंकर किसी लीडर से आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है, वो आंसर देते हैं। तो पत्रकारिता का एक कोर्स होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का एक कोर्स होता है, उस कोर्स को करना पड़ता है। जब उसमें आप बेहतर करते हैं तो आपको पुलित्जर प्राइज मिलता है। पुलित्जर नहीं, तब पुलित्जर। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन प्रॉपर पूछा जाता है, क्योंकि पुलित्जर और पुलित्जर जैसा लगता है सेम है ना, कहने पे लगता है सेम है, तो इसलिए कभी कभी पूछता है कि पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में मिलता है और पुलित्जर किस क्षेत्र में मिलता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर और पुलित्जर किस में होता है? लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में। जो हम लोग हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं वो आपका साहित्य का हिस्सा है, तो उसमें मिलता है। तो इनको मिला था, और इनको मिला ही नहीं था, इनको 4 टाइम्स मिला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस दुनिया में कोई और दूसरे को मिला ही नहीं था। अभी आज तक किसी भी एक पोएट को पुलित्जर जो प्राइज है वो 4 टाइम्स नहीं मिला था, इन्हीं को मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि किसी को फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा, अनफॉर्चुनेटली एक बार मिल गया, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 बार मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उनका वर्ग जो है सराहनीय है। लगातार मिलने का मतलब वर्ग क्या है? सराहनीय है, ठीक है। तो ये रहा इनका थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी थी। और हम चलते, बायोग्राफी मींस क्या होता है? बायोग्राफी मींस अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर। A life history written by another is called biography। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम्स में आता है। बस मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप सुन ले रहे हैं ना कि a life history written by himself आएगा तो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। A life history written by any other तो उसको हो जाता है आपका बायोग्राफी, जिसको आप जीवन परिचय, आप हिंदी में खूब पढ़ते हैं लिखते हैं, वो जीवन परिचय होता है जो बायोग्राफी होती है। और जब ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी तो खुद के बारे में राइटर लिखता है। जैसे लेसन नंबर 2 में आपको पढ़ने का अवसर मिलता है और मिलेगा भी, क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। वो ऑटोबायोग्राफी है जो उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में है, वो खुद लिखे हैं उसको, ठीक है। बाकी उनके बारे में अगर कोई दूसरा लिखा है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जिसको आप कभी पढ़ते हैं अपने हिंदी वगैरह में। चलते हैं अपने पोएम के बिगिनिंग पॉइंट पर, स्टैंजा फर्स्ट। यहाँ एक पॉइंट आपको सिखाना है, ये पैसेज भी होता है, पैसेज होता है, पैसेज और पैराग्राफ, पैराग्राफ होता है। पैसेज और पैराग्राफ जो होता है ये आपके लेसन में इस्तेमाल किया जाता है। जो आप स्टोरी पढ़ते हैं, लेसन, प्रोज, पोएट्री, प्रोज को पढ़ते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं, वो सभी का जो लाइनों का संग्रह होता है उसको पैसेज या पैराग्राफ बोलते हैं। अगर पोएम की लाइनों का संग्रह है उसको स्टैंजा बोलते हैं। मैंने 2 स्टैंजा में इसको अलग अलग किया है, बट बुक्स में एक ही साथ दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं इससे। आप स्टैंजा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ द पोएम्स। पोएम के लाइनों का जो समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंजा। जिसको हिंदी में मुझे लगता है क्या बोलते हैं? मुझे लगता है पद्यांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद्यांश बोलेंगे, और उसको गद्यांश बोलते हैं ना, ठीक है। ये सिस्टम है, आप जान गए होंगे। चलते हैं अपने पोएम पर।
लिखा क्या है? पोएम को पढ़ने से पहले एक छोटी सी लाइन को आपको समझना पड़ेगा, ये क्या है क्या, क्योंकि पोएम्स में लिखा कम रहता है और समझना ज्यादा पड़ता है। जैसे आप कपलेट पढ़ते हैं, कपलेट मीन्स दोहा, कपलेट मीन्स क्या होता है? दोहा। जब आप कपलेट पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा रहेगा 2 लाइन में, लिखा रहेगा 2 लाइन में, लेकिन अर्थ निकालते हैं 4 लाइन 6 लाइन में हो जाता है। तो लिखा कम रहता है पोएम्स में और आपको क्या करना पड़ता है? उसको ज्यादा बोलना पड़ता है। इसका मतलब तब बोल पाएंगे जब उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जानते रहेंगे, कुछ उसका इतिहास जानते रहेंगे। तो ये पोएम जो लिखी गई है, जिस पोएम को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट जी का, उसमें है क्या चीज? पोएट क्या करते हैं? ऐसे घूम रहे होते हैं, रोड पर आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक ट्री होता है, उस ट्री का नाम यहाँ आपने स्टैंजा में मिलेगा, यहाँ लिखा गया हेमलॉक ट्री। क्या? इसको बोला जाता है पॉइजनस, पॉइजनस होता है। पॉइजनस ट्री कह दें चाहे पॉइजनस प्लांट कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट मीन्स पौधा होता है, ट्री मीन्स वृक्ष होता है, आप जानते हैं। पॉइजनस, पॉइजन मीन्स होता है जहर, पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर होता है। और जहर नहीं होता, जहर होता है, दोनों में अंतर है। आप जान गए होंगे क्या अंतर है। ये देखिए लिखा गया है जहर लिखा गया है, और यहाँ पर जब आप पॉइंट लगा देंगे ये जहर होता है। आजमगढ़ होता है, आजमगढ़ नहीं होता, आजमगढ़ होता है। अगर आप आजमगढ़ सही नहीं लिखते हैं तो आज से लिखना शुरू कर दें, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब वो आजमगढ़ सही होता है, अन्यथा गलत होता है। ठीक है, तो वह आजमगढ़ होता है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है तो आपने गलत लिखा है। अब आज से आप सही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जैसा लिखते थे आप जानते होंगे। क्योंकि स्पेलिंग में आपका जहाँ ये वाला रहता है वहां पर जेड आता है। क्या आता है? जे नहीं आता था। अगर आप समझ गए होंगे क्या सिस्टम है कि ये पॉइजनस ट्री का हिंदी मैंने बता दिया, लेकिन स्पेशली इसकी हिंदी क्या होती है? ये हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, और कहीं ना कहीं वो मिलता है। तो पोएट क्या कर रहे थे? ऐसे घूम रहे थे, और घूम ही नहीं रहे थे, बल्कि उनका जो माइंड था बड़ा उस दिन मूड अपसेट था उनका, बड़ा दुखी थे, वो बड़ा परेशान थे, और ऐसे जा रहे थे। अचानक से उनका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। हेमलॉक ट्री जहाँ था उसी थोड़ा सा ट्री इसलिए कहा जा रहा है, थोड़ा वहाँ बड़ा वो था, और वही उसी के पास पहुँचते हैं। जो पहुँचते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट की कंडीशन में होते, सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लेंगे तो मेरा मूड जो है, जो अपसेट है, जो दुखी है, वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो वहां खड़े होते हैं, तब तक उसी के ऊपर, उसी की ब्रांचेस पर, इस पर, उसी की ब्रांचेस पर एक क्रो बैठा था। क्या बैठा था? यहाँ पर लिखा गया एक क्रो बैठा था। और वो क्या करता है? वो भाई क्रो है, वो किसी को देख नहीं रहा था, इनको देख नहीं रहा था, बस वो क्या कर रहा था? उसकी ब्रांचेस को मूव करा रहा था, सूक डाउन करा रहा था, मतलब हिला रहा था। और जब हिलाता है तो उस पे जो वो मौसम जो था विंटर का था, उस पे कुछ बर्फ जमी हुई थी। उस वृक्ष पर अक्सर भी देखते होंगे बर्फबारी हो जाती है, तो बर्फ कुछ न कुछ उसके ब्रांचेस पर रुके रहते हैं। जब वो थोड़ा सा मूव कराता है, डाउन कराता है, हिला देता है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो होते हैं, जो डस्ट के छोटे छोटे कण होते हैं, वो गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं। और गिरते किसके ऊपर है? पोएट के ऊपर गिरते हैं। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। तो जब पोएट के ऊपर गिरते हैं तो छोटे कण, लेकिन उसके गिरने के बाद इनका मूड जो है बदलना शुरू हो जाता है। इनका मूड, इनका हार्ट वो चेंज होने लगता है, और चेंज जब होता है तब जो दुखी थे अब वो चेंज होकर के उनका खुशहाल हो जाता है जीवन। माइंड से सब चीजें वॉश आउट हो जाती है, और सीधे सीधे वह खुशहाल होते हैं। तो जो दिन का बचा हुआ समय था, जो शेष दिन का बचा हुआ समय था, उसमें वह खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित होते हैं। तो अंतिम लाइन में ये लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया? अंतिम लाइन में लिखा गया है कि वह अपने उस दिन के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, जो बर्बाद होने से मतलब बचा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, बट ये छोटी सी क्या चीज की, ये एक समरी थी, समरी ऑफ द पोएम। तो ये छोटी सी कहानी थी। चलिए अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन, इसको पढ़ते हैं। लिखा गया है द वे अक्रॉस। मैंने आपको बताया ये पोएट रास्ते में जा रहे होते हैं और
शूट डाउन, अब क्रो से कौवा शूट डाउन मतलब गिरा देता है। ऑन मी मीन्स यहाँ पोएट के लिए है, मतलब मेरे ऊपर गिरा कर गिराता है। क्या चीज गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो। एक साथ सब अर्थ बोलेंगे, आप पहले एक एक लाइन देख लीजिए। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण को, कहां से? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक ट्री के हम हेमलॉक जो ट्री है उसी से। तो आप क्या बताएंगे? पोएट जाते हैं और रास्ते में एक हेमलॉक ट्री आता है, उस पर क्रो बैठा था और क्रो ने क्या किया? बर्फ के छोटे छोटे कण, उस ब्रांचेस को हिला देता है, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस को हिला देता है और बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। पोएट रास्ते में जाते हैं और एक क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा था और वह उसकी ब्रांचेस को क्या करता है? हिलाता है और छोटे बर्फ के छोटे छोटे कण को मेरे ऊपर क्या करता है? गिराता है। ठीक, आप समझें? एक एक शब्द की भी मीनिंग आप जान लीजिए, एक बार होल में एक साथ बोला कर जाएगा। पोएट रास्ते से जाते हैं और रास्ते पर हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा था और वह क्रो जो कौवा था वह उसकी ब्रांचेस को हिलाता है और वहां से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कण मेरे ऊपर गिरते हैं या वह गिरा देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी में सारी कहानियां लिखी गई है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो बोर्ड का पेपर होता है, जो माध्यमिक परिषद बोर्ड वाले हैं, उनको पता नहीं क्या पसंद है, क्या पसंद है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इन्हीं से हमेशा देते हैं। अगर इनकी ये फर्स्ट पोएम है, ये भी इन्हीं की है, सेकेंड पोएम भी इन्हीं की है। फारेनहाइट जो आपके क्लास 10 के सिलेबस में है, इन्हीं की दोनों पोएम है। कभी फारेनहाइट को पूछेगा तो कभी डस्ट ऑफ स्नो को पूछेगा, मतलब लगातार यही आ रहा है। पिछली बार भी आया था, इससे पहले भी आया था और सबसे ज्यादा बार अगर पहले लेसन पोएम से आता है तो यही पूछता है। अब क्या बताया जा रहा है? Have given my heart a change। वह जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे वह क्या किए? चेंज कर दिए। चेंज बदल दिए, किसको बदल दिए? माय हार्ट चेंज कर दिए। मूड मींस होता है मेंटल स्टेट ऑफ द a state of mental। मूड मींस क्या होगा? मेंटल स्टेट कह सकते हैं, मानसिक दशा। क्या बोलेंगे? मानसिक दशा। तो जो पोएट का मूड था और जो उसका हार्ट था वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। किससे चेंज होता है? हाँ, जब बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरते हैं। फिर होता है क्या? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। जो मेरा दिन बर्बाद हो चुका था या बर्बाद हो रहा था, उसमें से सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन के कुछ भाग को मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया, मतलब बचा लिया। जो मेरा दिन रीड होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। ठीक है, जो मेरा दिन बेकार हो रहा था, नष्ट हो रहा था, मैंने उसमें से उस दिन में से कुछ पार्ट को हमने क्या किया? बचा लिया। ये इसकी हिंदी है। हिंदी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? सबसे मेन मतलब होता है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन से, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा व्हो इज द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्टैंजा दे देगा कहेगा इस स्टैंजा ये किससे है, या डायरेक्टली पूछेगा व्हो इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है, तो पहला आंसर वहां लिखा गया, रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट हो जाएंगे। व्हाट वाज सेव्ड बाय द पोएट, पोएट ने क्या सेव कर लिया? पोएट ने क्या सेव किया? सम पार्ट ऑफ अ डे, सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का कुछ भाग उसने सेव कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था जो वहां पूछना चाहिए। व्हाट वाज चेंज्ड ऑफ द पोएट, पोएट का क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है? उसका हार्ट, उसका माइंड, उसका मूड, सब चेंज हो जाता है ना। ठीक है, पूछेगा कि व्हाट वाज व्हिच बर्ड वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा था, कौन बर्ड बैठी थी, तो उसमें दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें कुछ दे सकता है, क्रो उसमें ऑप्शन दे देगा, क्रो आप टिक लगा देंगे। पैरट दे सकता है, स्पायरो दे सकता है,
बहुत ऐसे है ना, बटरफ्लाई दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, बट आप जानते हैं क्रो रहेगा ना, ठीक है। जिस ट्री के नीचे पोएट पहुंचता है या बैठता है या खड़ा रहता है उस ट्री का नाम बता दीजिए तो हो जाएगा। आप इसकी हिंदी जानते ही हैं। क्या उसके ऊपर गिर जाता है? डस्ट पोएट के ऊपर क्या गिरता है? और नेम ऑफ द थिंग्स which change the mood of the poet या heart of the poet, poet के मनोदशा को चेंज करने वाली चीज कौन सी? क्या चीज चेंज करती है? ठीक है। What was the work of crow? crow क्या करता है? तो सूट डाउन कर, सेक डाउन नीचे उतार हिलाना और सूट डाउन हिला करके नीचे गिरा देना। तो इस पे गिरा देता है पोएट के ऊपर, ठीक है। तो और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? मीनिंग पूछ सकता है। मूड मींस क्या होता है? मेंटल स्टेट, मानसिक दशा। और कुछ पूछना है तो आपको क्या पूछ सकता है? ब्लॉक मींस हम आपको बता ही दिए, पॉइजनस हो जाता है। रूट का मतलब होता है वेस्ट, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रॉयड होगा क्योंकि फ्री फॉर्म में है, ठीक है। बाकी सूट डाउन का मतलब आपका हो गया मूव, मूव मींस होता है ना, जैसे मूव का मतलब हो गया हिला देना। बाकी आप कहानी समझ गए होंगे, मुझे लगता है पूरी पोएम आपने कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, आपकी जो नोट बुक है उस बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज है जिसको आप कर सकते हैं, उसको आप क्या करेंगे लगाएंगे। जो नहीं आएगा वो पूछेंगे और जो नहीं आएगा वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें इस पोएम की आपने लर्न कर लिया। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, अगली पोएम को स्टडी करेंगे। ये पोएम की कंटिन्यूटी तब तक रहेगी जब तक कि पोएम फिनिश नहीं हो जाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।